अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम एलएलबी पार्ट 4 के क्वेश्चन नंबर 13 को डिस्कस करेंगे जो कि क्वालिफिकेशंस एंड डिसक्वालिफिकेशंस ऑफ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट है। आर्टिकल 62, 63 एंड 63A मैं तीनों को एक ही वीडियो के अंदर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने नेशनल असम्बली और सेनेट पे मैंने एक ब्रीफ वीडियोस मैंने अपलोड की हुई हैं। तो पहले आपने सेनेट और नेशनल असम्बली को वो वीडियोस देखनी है, उसके बाद क्वालिफिकेशन डिसक्वालिफिकेशन मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट आपको इजीली ग्रिप हो जाएगा। तो इसमें हम देखेंगे ये अगर क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ जाए तो इसको किस तरीके से हल करना है। तो क्वेश्चन ये 2023 के 24 में पंजाब यूनिवर्सिटी में इन्होंने तीनों आर्टिकल्स एक ही साइड एक ही बार पूछ लिए थे। इन्होंने कहा था एक्सप्लेन करो 62 आर्टिकल को, 63 को और 63A को ऑफ 1973 कॉन्स्टिट्यूशन पे। अब दूसरी दफ़ा उन्होंने इस तरह क्वेश्चन भी किया हुआ है, ये 2021 या 22 का है, आई डोंट नो, ऑन व्हाट ग्राउंड्स द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट कैन बी डिस्क्वालीफाइड। अब इसमें डिस्क्वालिफिकेशन के पूछ लिए हैं। अब आर्टिकल 62 क्वालिफिकेशंस के बारे में ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट के, 63 एंड 63A डिस्क्वालिफाइड है, यानी इसमें आपने दोनों लिखने हैं। अब थर्ड पे उन्होंने क्वेश्चन यू किया है, डिस्कस द क्वालिफिकेशंस एंड डिस्क्वालिफिकेशंस ऑफ मेंबर्स ऑफ मजलिस शुरा अंडर आर्टिकल 62 एंड 63। अब जस्ट इसमें 62 एंड 63 का लिखना है। अब इसमें यहाँ पे इन्होंने मजलिस शुरा लिखा है, पार्लियामेंट नहीं लिखा। जिन स्टूडेंट्स को पता होगा कि पार्लियामेंट का जो नाम है वो मजलिस शुरा भी है, तो उनको पता चल जाएगा इसमें पार्लियामेंट का क्वेश्चन है और उसके क्वालिफिकेशंस और डिसक्वालिफिकेशंस पूछे गए हैं। अब क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपने इसको हल करना है। ओके, अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। अब इसमें इंट्रोडक्शन, रेलेवेंट प्रोविजन, एप्लीकेशन ऑफ आर्टिकल 62, 63 एंड 63A कि ये तो हमें पता होना चाहिए कि ये अप्लाई किस पे होगा। ये तो इसका मेन पॉइंट है, बैकबोन है। एप्लीकेशन मैंने नहीं देखी अपनी किसी और वीडियो में, किसी और के लेक्चर में, किसने इसने एप्लीकेशन ऑफ आर्टिकल 62, 63, 63A को भी एक्सप्लेन किया हो कि अप्लाई किस पे होते हैं। ये भी इसकी समझ लीजिए बैकबोन ऑफ दिस क्वेश्चन है। फिर क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स और डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। इसको मैंने एक ही वीडियो में बनाया हुआ है क्योंकि ये क्वेश्चन चूँकि एक से दो दफ़ा ये कंबाइन आया हुआ है, तो मैं बेहतर यही समझा कि इस पर ज़्यादा वीडियो बनाने की बजाय इसको एक ही वीडियो के अंदर मैं इसको कवर करूँ, फिर कंक्लूजन दे के इसको एंड कर देना। अब मैं बार बार कहता हूँ, अगर वो सिर्फ पूछे दो चीज़ें तो फिर दो चीज़ें बताओ, अगर वो तीनों चीज़ें पूछेगा तो तीनों बतानी है। ओके, इसका अब इंट्रोडक्शन देखते हैं। Introduction of the Parliament of Pakistan, officially termed Majlis Shura, is the federal and supreme legislative body of Pakistan. It is a bicameral federal legislature that consists of Senate, the upper house, and National Assembly, lower house of the Parliament. But National Assembly of Pakistan is more powerful than the Senate. अब चूँकि मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट की बात हो रही है तो पार्लियामेंट का हम इसमें इंट्रोडक्शन लिखेंगे। वो इंट्रोडक्शन है मजलिस शुरा इसका नाम है। बाई कैमरल फेडरल लेजिस्लेचर है जो सेनेट और नेशनल असम्बली पर डिपेंड करती है। नेशनल असम्बली से मोर पावरफुल दैन सेनेट। ये आपने इजी सा इंट्रोडक्शन यहाँ पे दे के इंट्रोडक्शन एंड करना है। अब इसमें रेलिवेंट प्रोविजन आर्टिकल 50, 60, 63 यहाँ लिखना था, 63 एंड 63A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। फिर पार्लियामेंट में इसकी डेफिनेशन देनी है कि पार्लियामेंट जो है वो कंसिस्ट करता है नाउन मजलिस शुरा, तो वो कंसिस्ट करता है प्रेसिडेंट पे और टू हाउसेस पे एज नेशनल असम्बली एंड द सेनेट पे। ओके, अब एप्लीकेशन ऑफ आर्टिकल 62, 63 एंड 63A अब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, जिसमें हमने सबसे पहले मैं हेडिंग्स में बना देता हूँ ताकि वो बहुत इजी हो जाए। अब पहले हमने लिखना है कि 62 एंड 63 ये अप्लाई किस पे होता है, फिर 63A देखना है किस पे अप्लाई होता है, फिर 63A डज नॉट अप्लाई टू सेनेट, सेनेट पे अप्लाई क्यों नहीं होता। इस पे एक और क्वेश्चन भी बनता है कि वो क्वेश्चन इसमें एक राइज होता है, वो मैं एंड पे बताऊँगा क्या क्वेश्चन, इसी एप्लीकेशन के एंड में बताऊँगा वो क्वेश्चन क्या राइज होता है। अब आर्टिकल 62 और 63 कहते हैं जी ये अप्लाई होता है नेशनल असम्बलीज़ के MNAs पे, सेनेट के सेनेटर्स पे, प्रोविजनल असम्बलीज़ के MPAs पे, बिकॉज दे सेट द क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया फॉर ऑल लेजिस्लेटर, क्योंकि जो लेजिस्लेटिव बॉडीज़ हैं तो ये इन तीनों पे ही अप्लाई होगा। अब 63 है, अब 63A जो अप्लाई होगा वो नेशनल असम्बली पे और प्रोविजनल असम्बलीज़ पे से अप्लाई होगा। बिकॉज क्यों, प्रोविजनल असम्बलीज़ आर लेजिस्लेटिव बॉडीज़ like the National Assembly and the rules for qualification disqualification of defection बोलते हैं betrayal को must be the same to ensure stability and accountability। ये प्रोविजनल असम्बली और नेशनल असम्बली पे ही अप्लाई होता है क्योंकि प्रोविजनल असम्बलीज भी एज वर्क करती हैं एज अ नेशनल असम्बली पे, और उनका वो सारा क्राइटेरिया जो क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन वो सारा सेम रहेगा। अब ये सेनेट पे अप्लाई क्यों नहीं होता, क्योंकि सेनेटर्स जो हैं वो आर नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड और उनके पास वोट
ऑन मोशन नहीं है, लाइक नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट, ये वोट वो नहीं कर सकते अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर, तो इस वजह से सेनेट पे अप्लाई नहीं होता। अब इसमें क्वेश्चन ये राइज होता है कि पार्लियामेंट की डेफिनेशन में तो प्रेसिडेंट का भी जिक्र है, नेशनल असम्बली का भी है, सेनेट का भी है, सेनेट का तो हमें पता चल गया, आपको प्रेसिडेंट पे क्यों अप्लाई नहीं होता? तो प्रेसिडेंट पे इसलिए अप्लाई नहीं होता, प्रेसिडेंट जो है वो इज़ नॉट अ लेजिस्लेटर है, बट वो लेजिस्लेटर नहीं है, बट वो हेड ऑफ द स्टेट है, उसका डिफरेंट रोल है, उसके डिफरेंट क्वालिफिकेशंस है, उसके डिफरेंट उसका वो मेथड ऑफ रिमूवल है। लेकिन ये जो आर्टिकल्स है ये अप्लाई होते हैं मेंबर्स ऑफ नेशनल असम्बली, सेनेट और प्रोविंशियल असम्बली से, क्योंकि वो लेजिस्लेटिव बॉडीज़ हैं। ये इसमें क्वेश्चन राइज होता था जिसका मैंने आंसर आपको कर दिया। अब क्वालिफिकेशंस वही रहेंगी, क्वालिफिकेशंस जो हम पीछे सेनेट में नेशनल असम्बली में पढ़ते आ रहे हैं। उसमें कहते थे कैंडिडेट जो होगा वो पाकिस्तान हो, उसके बाद डुअल नेशनलिटी ना हो, अनलेस उसको जो है और जो कानून है वो उसको इजाज़त दे उस चीज़ की। और यहाँ पे एक चीज़ आपने लिखनी है, अब चूँकि कंबाइन आ गई हैं क्वालिफिकेशंस, तो कहता है इन नेशनल असम्बली एंड प्रोविजनल असम्बलीज द कैंडिडेट मस्ट एट लीस्ट 25 ईयर्स ऑफ एज होने चाहिए, वेयर एज इन सेनेट द कैंडिडेट मस्ट बी 30 ईयर्स ऑफ ओल्ड एट द टाइम ऑफ इलेक्शन। ओके, और जो कैंडिडेट होगा उसका मॉरल करेक्टर गुड हो, नाउन फ्रॉम इस ऑनेस्टी हो, ऑनर हो, एंड मस्ट नॉट हैव अ क्रिमिनल रिकॉर्ड हो, ठीक है, डिसऑनेस्टी पे या किसी ने करप्शन ना की हो तो वो उसका रिकॉर्ड ना हो। अब आगे भी द कैंडिडेट मस्ट बी हैव इनफ प्रॉपर नॉलेज ऑफ इस्लामिक टीचिंग्स एंड अबाइड बाय इस्लामिक प्रोविजंस, इस्लामिक इंजेक्शन सॉरी। फिर उसके बाद कहते हैं ये जो कंडीशंस है वो नॉट मैंडेटरी, वो नॉट कंपलसरी है नॉन मुस्लिम कैंडिडेट्स के लिए, लेकिन वो उनके पास गुड रेपुटेशन की होनी चाहिए। और कैंडिडेट मस्ट बी ट्रूथफुल एंड ट्रस्टवर्दी, सादिक और अमीन होना चाहिए, और उसने पाकिस्तान की सॉवरेंटी के अगेंस्ट ना कोई काम किया हो, और वो डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ ना हो। वही क्वालिफिकेशंस जो हम सेनेट और नेशनल असम्बली में पढ़ रहे हैं, यहाँ पे हमने चूँकि कंबाइन लिखना है तो हमने वो सारा कंबाइन कर दिया। अब डिस्क्वालिफिकेशंस भी वही हैं कि वो दो सिटीजनशिप्स नहीं होल्ड कर सकता, और वो मेंटली अनफिट अगर किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट ने कर दिया हो तब भी डिस्क्वालीफाइड है। नंबर 3, द मेंबर हु डिफॉल्ट्स ऑन लोन, अब बैंक से लोन लिया हो और वो डिफ़ॉल्टर हो, या गवर्नमेंट के किसी इंस्टीट्यूशन से डिफ़ॉल्टर हो, तब भी उस मेंबर को डिस्क्वालीफाइड कर देंगे। और जो मेंबर होगा वो कैन नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, यानी वो जैसे अगर सेनेट का मेंबर है, या नेशनल असम्बली का मेंबर है, या प्रोविजन असम्बलीज का मेंबर है, तो वो कोई और गवर्नमेंट जॉब नहीं कर सकता, सिर्फ उसको वहीं का मेंबर ही रहना पड़ेगा। इफ़ कोर्ट डिक्लेयर्स, अगर कोर्ट डिक्लेयर कर दे कि वो बंदा ट्रस्ट वर्थी नहीं है और ट्रुथफुल भी नहीं है, उसको डिस्क्वालीफाइड बाय लाइफ भी किया जा सकता है। और अगर मेंबर इन्वॉल्व हो किसी क्रिमिनल कन्विक्शन में, तो वो डिस्क्वालीफाइड फॉर 5 ईयर उसको कर सकते हैं, नाहल उसको 5 साल के लिए कर सकते हैं, और 2 साल के उसको सेंटेंस टू प्रिजन भी कर सकते हैं। अब आगे जी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, क्वालिफिकेशंस ऑन ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन, आर्टिकल 63 है। अब ये क्या चीज़ है जी? वो कहते हैं वफादारी तब्दील करने की बुनियाद पर नहली, उर्दू में मैंने लिख दिया ताकि इसको आप उर्दू में पढ़ें, फिर आप इंग्लिश में एग्ज़ाम में अपनी वर्डिंग्स में लिख सकें। ये उस सूरत में लागू होता है जब कोई रुकान अपनी पार्टी या पॉलिसी के ख़िलाफ़ जाए, जैसे किसी और जमात का साथ देना हो, अपनी पार्टी के ख़िलाफ़ वोट देना, और जिसकी नतीजे में उसे नाअहल करार दिया जा सकता है। अब आप जो अगर एग्ज़ाम में लिखेंगे तो आप इसी तरह लिखेंगे कि अंडर दिस आर्टिकल, इसके जो हैं हम डिस्कस करेंगे ये फॉलोइंग पॉइंट्स। फिर आपने इन सारे पॉइंट्स की हेडिंग देनी है, इंट्रोडक्शन, बैकग्राउंड, पर्पस, प्रोविजन और प्रोसीजर ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन। अब एक एक करके सबको डिस्कस करते हैं। इंट्रोडक्शन है जिसका, वो कहते हैं आर्टिकल 60 इंट्रोड्यूस किया गया टू प्रिवेंट पॉलिटिकल डिफेक्शन, ये डिफेक्शन यानी बिट्रेयल, और ये जो इसको रोका जाने के लिए ये आर्टिकल इंट्रोड्यूस कराया गया ताकि पार्टी में डिसिप्लिन मेंटेन रहे विद इन द पाकिस्तान पार्लियामेंट्री सिस्टम। और डिफेक्शन का कॉमनली मतलब है फ्लोर क्रॉसिंग या बिट्रेयल अकर्स, ये अकर होता है, शुरू होता है व्हेन अ मेंबर ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी, जब पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर होता है वो वोट कर दे अगेंस्ट देयर पार्टी स्टैंड इन क्रूशल मैटर को। ये इसका सिंपल सा इंट्रोडक्शन है। अब बैकग्राउंड, ये आया किधर से, इसको लाया कहाँ से गया, पहले वजूद में ये कहाँ से आया? तो प्रोविजन जो फर्स्ट एडिड हुई थी वो 14th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुई थी जब 1997 के ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के टाइम में, जब वो प्राइम मिनिस्टर थे। तो उसके 14th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में 1997 में उनके जो है एज अ प्राइम मिनिस्टर उनके दौर में ये तब फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया था। इट वाज लेटर मॉडिफाइड बाय 17 अमेंडमेंट 2003 अंदर जनरल परवेज मुशर्रफ। तो फिर ये लेटर मॉडिफाइड किया गया था जनरल परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में, एंड सिग्निफिकेंटली रीशेप्ड, फिर इसको दोबारा रीशेप्ड किया गया 18th अमेंडमेंट 2010 में। टू बैलेंस, यहाँ पर TWO2 नहीं TO2 है, सॉरी, ऑटो करेक्शन, वही मैं कहता हूँ मेरी वीडियो में बड़ा करना होता है। तो टू बैलेंस पार्टी डिसिप्लिन विद इंडिविजुअल राइट्स। ओके,
अब पर्पस इसका क्या था? द मेन पर्पस इज टू डिटर लॉ मेकर्स टू प्रिवेंट या रिस्ट्रेन फ्रॉम स्विचिंग loyalties due to the personal interest which led to the political instability. कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस से हो जाते हैं, गवर्नमेंट अनसर्टेनिटी हो जाती है, तो इसको बचाने के लिए इसको हमने इंट्रोड्यूस कराया था। अब प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 63, अब मेंबर, कौन से मेंबर डिस्क्वालीफाइड होते हैं जी, वो क्या काम करेंगे डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे? तो कहते हैं पहला है जी, वोट और एब्सट्रेन अगेंस्ट पार्टी डायरेक्टर्स इन की मैटर्स लाइक इलेक्शन ऑफ अ प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस और नो कॉन्फिडेंस मोशन, मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, या रिज़ाइन दे देंगे अपनी जो पार्टी में से, ये ज्वाइन कर लेंगे किसी और पार्टी को, तो वो मेंबर ऑफ नेशनल असम्बली या प्रोविजनल असम्बली का जो पार्टी हेड के इजाज़त के बगैर वोट कास्ट करे एज अ प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर को उनकी मर्ज़ी के बगैर, या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नो कॉन्फिडेंस या मनी बिल या कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में उसकी मर्ज़ी के बगैर, पार्टी हेड की मर्ज़ी के बगैर वो कोई स्टेप उठाए या रिज़ाइन दे दे या ज्वाइन कर दे कोई और पॉलिटिकल पार्टी, तो तब वो डिस्क्वालीफाइड वो मेंबर हो जाता है। अब इसका प्रोसीजर क्या है? आर्टिकल 63A का मेंबर को डिस्क्वालीफाइड करने का प्रोसीजर क्या है? बहुत ही आसान वर्डिंग में मैंने इधर एक्सप्लेन किया हुआ है। वो कहता है फर्स्ट, अगर मेंबर वायलेट करता है आर्टिकल 63A, द पार्टी हेड, सॉरी टू पार्टी हेड नहीं, यहाँ पे द पार्टी हेड वो इशू करेगा शो केस नोटिस एंड कैन डिक्लेयर द मेंबर हैज़ डिफेक्टेड के उसने बिट्रेल किया है, वो एक नोटिस जारी करेगा। सेकंड, द डिक्लेरेशन इज सेंड टू द स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली को या चेयरमैन ऑफ सेनेट को वो सेंड करेगा। थर्ड, द स्पीकर मस्ट फॉरवर्ड इट टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान विद इन 2 days, 2 दिन के अंदर वो उसकी रिपोर्ट बना के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को पेश करेगा। अब फोर्थ, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान डिसाइड करेगा वो मैटर विद इन 30 days पे ऑफ रिसीविंग द रेफरेंस। फिफ्थ, अगर कंफर्म हो जाता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कंफर्म कर देता है डिफेक्शन, द मेंबर सीज टू होल्ड ऑफिस, उसको ऑफिस से डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा। सिक्स, अ डिस्क्वालीफाइड मेंबर हैज़ द राइट, अगर वो बंदा डिस्क्वालीफाइड उसको करार दिया गया, उसके पास राइट है, राइट टू फेयर ट्रायल, आर्टिकल 10A, टू अपील द सुप्रीम कोर्ट विद इन 30 days ऑफ ECB डिसीजन, क्या 30 दिन के अंदर अंदर वो ECB का जो डिसीजन होगा उसके अंदर अंदर वो सुप्रीम कोर्ट में केस लेके जा सकता है। फाइनली सुप्रीम कोर्ट डिसाइड द केस विद इन 90 days, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा 90 दिन के अंदर कि वो क्वालिफाइड है डिस्क्वालीफाइड है, तो वो सुप्रीम कोर्ट फिर एंड पर डिसाइड करेगी, अगर वो फैसला यहाँ से लेके जाता है सुप्रीम कोर्ट में। नहीं तो अगर ECP फैसला कर देती है तब भी डिस्क्वालीफाइड है, अगर वो नहीं जाता सुप्रीम कोर्ट में तो फिर ECP का ही जो होगा डिसीजन वो माना जाएगा। लेकिन अगर वो चला जाता है सुप्रीम कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी विद इन 90 days में डिस्क्वालीफाइड है कि ये नॉट डिस्क्वालीफाइड हो गए। बहुत ही आसान मैंने पॉइंट्स में इसको समझाया, पढ़ने से याद हो जाएंगे इंशाल्लाह। कंक्लूजन, अब कंक्लूजन में कहता है आर्टिकल 62 और 63 1970 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वो सेट करते हैं क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन मेंबर्स किसके, नेशनल असम्बली के, सेनेट के और प्रोविजनल असम्बली के। वेयर एज जो 63A आर्टिकल है वो प्रिवेंट करता है डिफेक्शन यानी फ्लोर क्रॉसिंग और बिट्रेयल बाय द मेंबर्स ऑफ नेशनल असम्बली एंड प्रोविजनल असम्बलीज के। आर्टिकल 63A जो है ये सिर्फ नेशनल असम्बली और प्रोविजनल असम्बलीज के मेंबर्स पे ही अप्लाई होता है। दीज आर्टिकल्स, ये तीनों आर्टिकल इंश्योर करते हैं पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड पार्टी डिसिप्लिन को एंड प्रिवेंटिंग द लॉ मेकर्स फ्रॉम स्विचिंग लॉयल्टीज फॉर पर्सनल गेन। ओके, तो बहुत इजी से मैंने कंक्लूजन दिया। तो तो ये तो जी आज की वीडियो। तो होप मैं इसको जितना सॉरी इजी कर सका, मैंने इस क्वेश्चन को इजी करके मैंने इसको एक्सप्लेन किया। तो इंशाल्लाह मैं फर्दर जो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ की जो फर्दर वीडियोस हैं मैं अपलोड करता रहूँगा। तो अगर वीडियो अगर चुप चुप के देख लेते हो यार तो सपोर्ट भी कर दिया करो, खाली चुप चुप के वीडियो ना देख लिया करो, तो यार थोड़ा सपोर्ट भी कर दिया करो। तो होप टू सी यू अनदर वीडियो इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।